Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 12th May 2022. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is about the issue of marital rape, and this topic is important from our exam point of view related to different papers. Like it is useful from essay perspective. अगर women related कोई essay आ जाता है तो इंडियन सोसाइटी, GS पेपर 1, GS पेपर 2, इंडियन पॉलिटी, इन तीनों ही कॉन्टेक्स्ट में ये आर्टिकल इम्पॉर्टेंट है. तो मैरिटल रेप, वैसे तो इसको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है, बट येट आई होप यू मस्ट बी अंडरस्टैंडिंग और मेकिंग सेंस ऑफ दिस पर्टिकुलर स्टेटमेंट और वर्ड. येट एक डेफिनेशन मैं दे देता हूँ ताकि एग्जाम में आप इस तरीके से ओपनिंग लाइन दे पाएँ. मैरिटल रेप इज़ द एक्ट ऑफ फोर्सिंग योर स्पाउस इनटू हैविंग सेक्स विदाउट प्रॉपर कंसेंट. अच्छा, एक बात का ध्यान रखना, मैंने ये डेफिनेशन देते टाइम में ये योर वर्ड का इस्तेमाल कर दिया है. वहाँ पे कभी भी आप मेंस एग्जाम में एक किसी इंडिविजुअलिस्टिक पर्सपेक्टिव से आंसर नहीं लिखते हैं तो फोर्सिंग स्पाउस इनटू ये योर वर्ड को आप एब्सेंट कर देना. मैं इसको रिमूव कर दूंगा व्हेन आई विल बी शेयरिंग द PDF. So it is an unjust and against the dignity of a woman. Rape is a rape if it is being committed against a spouse or a wife or any other unknown person. Rape remains a rape and it violates the dignity of a woman. Yet the problem as per the Indian penal code or Indian criminal justice system is that कि marital rapes have not been considered as a criminal activity. अगर आप देखें तो रेप से रिलेटेड जो IPC का सेक्शन है, सेक्शन 375, it has provided an exception under it which allows a man to have a forceful sex on his wife. In other words, if a rape is committed by a man against his legally wedded wife, then that won't be considered as a criminal offense. और इसको लेकर के कई सारे रिकमेंडेशंस अभी तक दिए गए हैं इंटरनेशनल लेवल पे या नेशनल लेवल पे कि ये जो एक्सेप्शन दिया हुआ है रेप लॉ को लेकर के, ये एक्सेप्शन जो है वो अनजस्टिफाइबल, इसको रिमूव किया जाना चाहिए. फॉर एग्जांपल इन 2013 यूनाइटेड नेशन की कमिटी ऑन एलिमिनेशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट वुमेन, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट कमिटी है यूनाइटेड नेशन की, इसका नाम याद रखना. इस कमिटी ने रिकमेंड किया कि भारत सरकार को मैरिटल रेप को भी क्रिमिनलाइज करना चाहिए बिकॉज रेप रिमेन्स अ रेप. उसके अलावा जस्टिस JS वर्मा कमेटी बनाई गई थी 2013 के बाद. आपको याद होगा 2013 दिसंबर में काफ़ी हीनस एक्टिविटी हुई थी जिसको निर्भया रेप केस नाम से जाना जाता है. तो उसके बाद से एक जस्टिस JS वर्मा कमेटी बनाई गई थी जिसको काम दिया गया था कि वो रिकमेंड करे कि कैसे क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को फर्दर स्ट्रिंजेंट किया जा सके ताकि वीमेन के अगेंस्ट जो क्राइम्स हैं, स्पेशली द सेक्सुअल क्राइम्स, वो कम हो पाएँ. तो इस जस्टिस JS वर्मा कमेटी ने भी रिकमेंड किया था कि मैरिटल रेप्स शुड ऑल्सो बी क्रिमिनलाइज्ड इन इंडिया. येट इट हैज़ नॉट बीन क्रिमिनलाइज्ड. देयर हैव बीन नो अमेंडमेंट टू द IPC सेक्शन 375 एंड द एक्सेप्शन continues. In fact, even the judiciary, the Supreme Court in Independent Thought versus Union of India case in 2017 refused to take the question on marital rape of an adult woman. तो ये एक प्रॉब्लम है. Neither the judiciary nor the legislatures have taken a direction or step in this particular direction of criminalizing marital rapes or amending section IPC और IPC section 375. अब करंट कॉन्टेक्स्ट देखते हैं क्यों हम इसको पढ़ रहे हैं. तो एक 2 जजेज की बेंच ने, दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजेज की बेंच के सामने मैरिटल रेप पे 4 अलग अलग पिटिशंस फाइल किए गए. चारों पिटिशंस को क्लब करके ये 2 जजेज की बेंच जो थी दिल्ली हाई कोर्ट की, उसने इस पे सुनवाई की. मामला यही था कि ये जो एक्सेप्शन है सेक्शन 375 ऑफ IPC which allows marital rape, or in another way you can say कि it does not accept marital rapes as a criminal offense, ये सेक्शन अनकॉन्स्टिट्यूशनल है और इसे स्ट्राइक डाउन किया जाए. और ये जो 2 जजेस की बेंच थे दिल्ली हाई कोर्ट की, उन्होंने इन 4 पिटिशंस पे सुनवाई की और उसके बाद उन्होंने अपना फैसला सुनाया. और ये जो फैसला था दैट वाज ए स्प्लिट वर्डिक्ट. स्प्लिट वर्डिक्ट का मतलब है कि 2 जजेस की बेंच में से एक जज का मानना था कि हाँ, इवन इन
मैरिज केसेस द रेप शुड बी कंसिडर्ड एज ए क्रिमिनल ऑफेंस, जबकि दूसरे जज का अदरवाइज मानना था कि नहीं, ये जो एक्सेप्शन दिया गया है इट इज़ इंटेलिजिबल डिफरेंसिया, मतलब इसको कुछ सोच समझ करके ये डिफरेंशिएशन दिया गया है और मैरिटल रेप को हमें क्रिमिनलाइज नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उससे हमारे जो फैमिली सिस्टम है उस पर बहुत ज़्यादा निगेटिव असर पड़ सकता है, इंडियन कल्चर पे निगेटिव असर पड़ सकता है। तो दैट इज़ द मीनिंग ऑफ स्प्लिट वर्डिक्ट। दो जजेस और दोनों ने अलग अलग फैसला सुनाया। अब स्प्लिट वर्डिक्ट के बाद आगे क्या स्टेप्स हो सकते हैं? तो दो ही स्टेप्स हो सकते हैं, या तो लार्जर जजेस की बेंच बैठाई जाए, जैसे 2 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया है तो अब इस फैसले को सिर्फ लार्जर जजेस की बेंच, जैसे कि 3 जजेज या 5 जजेज या 7 जजेस की बेंच ही रिवर्स कर सकती है। उसके अलावा आपको ये भी समझना चाहिए कि क्यों नॉर्मली जो बेंच होती हैं जुडिशरी की, हायर जुडिशरी की, वो ऑड नंबर की होती हैं, जैसे 3 जजेस, 5 जजेज या 7 जजेस, क्योंकि उस केस में फिर ये स्प्लिट वर्डिक्ट होने के चांसेस नहीं होते। लेकिन इस पर्टिकुलर केस में ये इवन नंबर का बेंच था, 2 जजेस का बेंच था और इसलिए स्प्लिट वर्डिक्ट का केस हो गया। अभी आगे या तो इसको लार्जर जजेस के बेंच को रेफ़र किया जा सकता है या तो सुप्रीम कोर्ट को रेफ़र किया जा सकता है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट के इन दोनों जजेस ने फैसला सुनाने के बाद एक सर्टिफिकेट ऑफ अपील दे दिया है। सर्टिफिकेट ऑफ अपील जब भी दिया जाता है इसका मतलब ये है कि जो पिटिशनर्स हैं अब उससे हायर कोर्ट में जा सकते हैं, यानी कि दिल्ली हाई कोर्ट के बाद तो हायर कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ही है। तो ये सर्टिफिकेट ऑफ अपील लेकर के ये जो पिटिशनर्स हैं अब दिल्ली हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। मुद्दा ये है कि मैरिटल रेप हमारे देश में क्रिमिनलाइज नहीं है और ये जो एक्सेप्शन है सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी उसको चैलेंज किया गया, लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट में इसमें कुछ भी फैसला नहीं हो पाया। देयर वाज ए स्प्लिट वर्डिक्ट एंड नाउ द मैटर विल बी टेकन अप बाय द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का एक मैटर 2017 में भी लिया था, लेकिन उसमें कोई कंक्रीट फैसला नहीं सुनाया। अभी ये जो इंडिया का लॉ है मैरिटल रेप को लेकर के, इसके कई सारे क्रिटिसिज्म भी हैं। तो देयर हैव बीन मैनी क्रिटिसिज्म ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ वाइल देयर हैव बीन सम आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ दिस पर्टिकुलर लॉ ऑल्सो। तो सबसे पहले क्रिटिसिज्म देखते हैं। सो इट इज़ कंसिडर्ड एज अगेंस्ट इंटरनेशनल नॉर्म। दुनिया के बहुत गिने चुने ऐसे देश हैं, देयर आर ओनली 36 कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर मैरिटल रेप्स आर स्टिल नॉट क्रिमिनलाइज्ड। उसमें पाकिस्तान जैसे देश आते हैं। तो मतलब जो रेग्रेसिव देश हैं, जो थोड़े से आप समझिए कंजर्वेटिव देश हैं, उन देशों में ही मैरिटल रेप्स को अभी भी एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह नहीं गिना जाता है। इंडिया को अब ज़्यादा लिबरल या प्रोग्रेसिव थिंकिंग लेने की ज़रूरत है और इस पर्टिकुलर सेक्शन में चेंजेस लाने की ज़रूरत है। उसके अलावा क्या दूसरा क्रिटिसिज्म है? इट रिफ्लेक्ट्स द पैट्रियार्कल आउटलुक ऑफ लॉ। मैरिटल रेप, एक इंसान अगर फोर्सफुल सेक्सुअल एक्टिविटी करता है अपनी वाइफ के अगेंस्ट, तो इसको क्रिमिनल ऑफेंस की तरह नहीं गिना जाना अंडर सेक्शन 375 ऑफ आईपीसी। कहीं ना कहीं जो लॉ मेकिंग अथॉरिटीज़ हैं उनके भी पैट्रियार्कल आउटलुक को रिप्रेजेंट करता है कि लॉ मेकिंग अथॉरिटी या कानून को भी हमारे देश में लगता है कि द वाइफ इज़ पर्सनल प्रॉपर्टी ऑफ ए मैन। आपकी अगर कोई पर्सनल प्रॉपर्टी होगी तभी तो आप उसको जैसे मर्जी या वैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। But considering wife of a man as his personal property is like limiting the autonomous existence of this woman, जो कि सही नहीं है। लेकिन ये कानून से तो ऐसा ही लग रहा है कि even the law making authority or the legislature believe कि wife is a personal property of man and women do not have autonomy over their own bodies। उनके खिलाफ अगर कोई violence होता है स्पेशली by her husband, then that cannot be considered as a violence or क्राइम। तो यानी कि विमेन से ज़्यादा हक उनके बॉडी पे उनके हस्बैंड्स का है। ये ऐसा ही मीनिंग निकल के आता है इस पर्टिकुलर कानून से, अगर हम इसको डीप लेवल पे एनालाइज करें तो। उसके अलावा दिस इज़ एन इलॉजिकल डिफरेंशिएशन बिटवीन मैरिड एंड अनमैरिड वुमेन बाई रेप रिमेन्स रेप। इट इज़ वायलेटिंग डिग्निटी ऑफ अ वुमेन। अब मैरिड वुमेन के अगेंस्ट रेप होता है और वो भी उसका हस्बैंड करता है, तो ये एक्सेप्शन है। ये इस तरह का जो एक्सेप्शन है इसको इलॉजिकल डिफरेंशिएशन कहा जा सकता है, अनइंटेलिजेंट डिफरेंशिया कहा जा सकता है, कि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। क्राइम शुड बी अ क्राइम, बट कई सारे ऐसे आर्ग्यूमेंट्स हैं जो दे आर अगेंस्ट द आइडिया ऑफ क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप। तो उसमें सबसे पहला आर्ग्यूमेंट है कि देयर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ दिस लॉ,
जैसे आपको पता होगा कि डाउरी के केसेस में भी देयर इज़ ए वेरी स्ट्रिंजेंट लॉ रिगार्डिंग डाउरी। तो डाउरी रिलेटेड अगर कोई हैरासमेंट या टॉर्चर होता है किसी भी वुमेन का, तो बहुत स्ट्रिक्ट कानून है एंटी डाउरी लॉ, जिसमें पूरे जो ग्रूम साइड है उसके पूरे फैमिली को पनिशमेंट हो सकती है 7 साल तक की, और ये नॉन बेलेबल ऑफेंस है। तो मतलब एक बार अगर आपने FIR करा दिया तो उसी टाइम में अरेस्ट हो जाती है पूरी फैमिली, इवन बिफोर प्रूविंग द गिल्ट। तो बहुत बार इसका मिसयूज होता रहा इस तरह के प्रोविजंस का। इवन सुप्रीम कोर्ट ने एक पर्टिकुलर केस में कहा था कि द डाउरी एक्ट हैज़ बिकम अ मेथड ऑफ एक्सटॉर्शनिज्म। तो हो सकता है कि अगर इतना स्ट्रिंजेंट लॉ रेप के केसेज में बना दिया जाए, इनफैक्ट मैरिटल रेप के केसेज में बना दिया जाए, तो उसका भी मिसयूज होगा। उसके अलावा द बिगर प्रॉब्लम इज़ बर्डन ऑफ प्रूफ। हाउ विल यू प्रूव कि देयर हैज़ बिन अ रेप इन केस ऑफ मैरिज, क्योंकि इट्स अ सेंसिटिव इशू। लुक, intercourse is a part of any married life, and now it's very difficult to prove that the intercourse has been done forcefully or willingly. So that burden of proof remains another big issue in criminalizing marital rapes. फिर भी क्या सॉल्यूशन होना चाहिए? हमें हमारी जुडिशरी को एक प्रोग्रेसिव आउटलुक देखना चाहिए, और जैसे पूरे दुनिया भर के अलग अलग क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, जैसे ब्रिटेन की बात कर ली जाए, तो अर्लियर दे इवन डिड नॉट कंसिडर मैरिटल रेप एज ए क्राइम, बट ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम दे हैव रिपील्ड देयर अर्लियर एग्जिस्टिंग लॉ एंड दे हैव मेड इट अ क्रिमिनल ऑफेंस। सिमिलरली भारत के अंदर भी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को रिफॉर्म करने की ज़रूरत है। हमारा फैमिली या कल्चर को भी अब ज़्यादा लिबरल पर्सपेक्टिव से देखने की ज़रूरत है, और इस पर्टिकुलर इशू को हमें अभी दूसरे प्रोग्रेसिव आइडिया से देखने की ज़रूरत है। और परहैप्स द जुडिशरी शुड डू अवे विद द एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड इन द केस ऑफ मैरिटल रेप्स अंडर सेक्शन 375 ऑफ IPC। इससे बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। विमेन कुड बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम अब्यूजिव स्पाउसेस। बहुत बार if a woman is married to a person who is abusive, alcoholic, then she has to be she is subjected to many misbehavior or mistreatment like sexual or domestic offense, and yet she does not have any recourse, not in a legal sense. तो इस कारण से ऐसे कई सारे विमेन हैं जिनको इस तरह का अब्यूजेस झेलना पड़ता है। सो दोनों ही तरह के आर्ग्यूमेंट्स हैं। देखो, मैरिज इज़ नॉट ए लाइसेंस टू रेप, कंसेंट इज़ एवरीथिंग इन एनी केस। बट कई सारे ऐसे वीमेन एक्टिविस्ट हैं, वो ये भी कहते हैं कि जिन जिन देशों ने मैरिटल रेप्स के एग्जेम्पशंस को ख़त्म कर दिया है, वहाँ पे भी कुछ खास फ़ायदा हुआ नहीं है वीमेन को प्रोटेक्ट करने में एज़ फार एज रेप्स इन द मैरिटल केसेज आर कंसर्न। क्योंकि इन मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ मैरिटल रेप बिलोंग्स टू ए क्लास ऑफ क्राइम where it is difficult to secure a conviction as the crime happens at a home with no witness। तो ये वाला प्रॉब्लम हर देश में है, बर्डन ऑफ प्रूफ। जहाँ पे भी मैरिटल रेप को अभी एग्जेम्पशन नहीं दिया गया है, मैरिटल रेप को भी एक क्राइम माना गया है, उन देश में भी ये कन्विक्शन का रेट काफ़ी लो रहा है, क्योंकि उस केस में भी प्रूफ कर पाना कि इट वॉज एक्चुअली रेप हैज़ बिन डिफ़िकल्ट। इस टॉपिक पे इस तरह का आपसे मेंस में सवाल पूछा जा सकता है। क्रिमिनलाइजिंग मैरिटल रेप में डीस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज अपार्ट फ्रॉम बीइंग एन ईजी टूल फॉर हरासिंग द हस्बैंड्स, क्रिटिकली एनालाइज द स्टेटमेंट। क्रिटिकली एनालाइज का मतलब है कि आपको दोनों ही एस्पेक्ट पे इक्वली एम्फेसाइज करना है। तो पहले आप लिख सकते हैं कि हाउ मैरिटल रेप, अब जो स्टेटमेंट पूछा है पहले उसको आपको जस्टिफाई करना है। हाउ मैरिटल रेप में डीस्टेबलाइज द इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज, तो आप कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर मैरिज इज़ वेरी सैक्रोसैंक्ट एंड सैक्रेड इंटिटी, और मैरिज इज़ द बेसिस ऑफ फैमिलियल सिस्टम इन इंडिया। अभी विदेशों में ऐसा कॉन्सेप्ट आ रहा है कि बिना शादियों के भी पीपल आर हैविंग फैमिली। इंडिया के अंदर भी धीरे धीरे आ रहा है, पीपल आर लिविंग टुगेदर। ये जो लिविंग रिलेशनशिप का कॉन्सेप्ट है, हैविंग किड्स इवन बिफोर मैरिजेज, ये फॉरेन में तो काफ़ी नॉर्मल सा है। आपको पता होगा कि ब्रिटेन के प्रधानमंत्री he had kids before getting married, so this concept is normal। फैमिली के लिए मैरिज होना एक कंपलसरी एस्पेक्ट नहीं है फॉरेन कल्चर में, खासकर यूरोपियन या US कल्चर में, लेकिन इंडियन कल्चर में मैरिज इज़ एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ फैमिली। और ऐसे हालात में जब मैरिज फैमिली के लिए इम्पॉर्टेंट है और मैरिज के अंदर एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है इंटरकोर्स, तो इंटरकोर्स में फिर ये प्रूव कर पाना कि इट वाज फोर्सफुली और विलिंगली, दैट इज़ डिफ़िकल्ट। तो मुद्दा ये है कि अगर हम इस लेवल पे चले जाते हैं और मैरिटल रेप्स को भी क्रिमिनल ऑफेंस बना देते हैं, तो फिर इसका सीधा सीधा असर हमारे देश के कल्चर पे या फैमिली सिस्टम पे पड़ेगा। उसके अलावा जस्ट बिकॉज फॉरेन कंट्रीज़ हैव implemented it, we need not to copy it, because we have a separate culture and separate understanding about family and culture and family and overall society।
देर इज़ पॉसिबिलिटी ऑफ मिसयूज ऑफ लॉ, देर इज़ इशू ऑफ बर्डन ऑफ प्रूफ, ये सब इशूज़ तो हैं ही, लेकिन उसके अलावा येट देर हैव बिन क्रिटिसिज्म ऑफ इंडियन लॉज ऑन मैरिटल रेप, इट इज़ अगेंस्ट इंटरनेशनल नॉर्म, हमने ये डिस्कस किया, ये इट रिफ्लेक्ट्स पैट्रियार्कल आउटलुक ऑफ इंडियन लॉज, अनइंटेलिजिबल डिफरेंसिया, ये जो डिफरेंसिया है ये इसका कोई सेंस नहीं बनता। उसके अलावा आप जस्टिस JS वर्मा कमेटी को रिकमेंड कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन के कॉन्फ्रेंस ऑन इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ वुमेन ऑफ 2013 के उस रिपोर्ट को मेंशन कर सकते हैं कि हाउ दे हैव रिकमेंडेड टू डू अवे विद द एग्जेम्पशन प्रोवाइडेड अंडर सेक्शन 375 ऑफ IPC। और फिर कंक्लूजन में इस तरह कुछ लिख सकते हैं कि द हायर जुडिशियरी नीड्स टू इवैल्यूएट द इशू फ्रॉम बोथ कल्चरल एंड लिबरल पर्सपेक्टिव एंड नीड टू कम आउट विद अ बैलेंस्ड सॉल्यूशन, जो जुडिशियरी करने की कोशिश भी कर रही है। अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, देखते हैं सुप्रीम कोर्ट किस तरह का फैसला सुनाती है दोबारा, क्योंकि आने वाले टाइम में चाहे हर इस तरह का जो मुद्दा हो, चाहे आप देखिए LGBT के राइट्स हों या राइट टू प्राइवेसी हो, सब पे जुडिशियरी ने पहले इसको रिजेक्ट किया है, धीरे धीरे इन सारे इशूज़ को प्रोग्रेसिव और लिबरल पर्सपेक्टिव से इवैल्यूएट किया है। तो हो सकता है कि आने वाले टाइम में 5 साल 7 साल या इनफैक्ट अभी ही जुडिशरी मैरिटल रेप को भी एक क्रिमिनल ऑफेंस की तरह आइडेंटिफाई कर ली, क्योंकि सोसाइटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज़ बाउंड टू बी प्रोग्रेसिव एंड हैविंग मोर लिबरल टेंडेंसी। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15। तो जैसे कि आपने सुन रखा होगा, कई दफ़ा काफ़ी पॉपुलर होता है, जनरल अंडरस्टैंडिंग है, यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसकी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती रहती है, पेरिस क्लाइमेट डील एंड ऑल, COP नंबर 21 में पेरिस क्लाइमेट डील हुआ। तो वैसे ही एक इंटरनेशनल कन्वेंशन है, इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, उसकी भी कॉन्फ्रेंस पार्टी नंबर 15 हुई है, जिससे रिलेटेड ये आर्टिकल है। दिस आर्टिकल इज़ इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। तो याद कीजिए कहाँ पे ये यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज कहाँ से शुरुआत हुआ था। तो दैट वाज अर्थ समिट हेल्ड इन 1992 इन रायो डी जेनेरियो ऑफ ब्राज़ील। लेकिन ये जो अर्थ समिट हुई थी 1992 में रायो डी जेनेरियो ब्राज़ील में, वहाँ पे 3 इम्पॉर्टेंट कन्वेंशन साइन हुए थे। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, जिससे रिलेटेड ये आर्टिकल है, एंड तीसरा यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, UNFCCC। इसको हम लोग कई दफ़ा पढ़ते हैं, ज़्यादा इससे सवाल भी आते हैं। लेकिन उसके अलावा 2 और कन्वेंशन साइन हुए थे। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन भी इसके साथ ही साइन हुआ था। डेजर्टिफिकेशन क्या चीज़ होती है वो भी ज़रा समझते हैं। देखो, डेजर्टिफिकेशन का एक सिंपल सा डेफिनीसन है कि एक फर्टाइल लैंड डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाए। डेजर्ट में कन्वर्ट होने के लिए, एक फर्टाइल लैंड को डेजर्ट में कन्वर्ट होने के लिए क्या होना होगा, इसको अपना मॉइस्चर लूज़ करना होगा। सॉइल अगर अपना मॉइस्चर लूज़ कर जाए तो फिर वो धीरे धीरे डेजर्ट में कन्वर्ट हो जाता है, और एक बार सॉइल में डेजर्ट में कन्वर्ट हो गया तो फिर कभी वो मॉइस्चर रिटेन नहीं कर पाता है। दैट इज़ द प्रॉब्लम। तो वंस डेजर्टेड द सॉइल विल रिमेन डेजर्टेड फॉर ऑलवेज। वहाँ पे फिर से कोई भी प्लांटेशन डेवलप कर पाना काफ़ी कठिन हो जाता है, क्योंकि एक बार सॉइल ने मॉइस्चर पूरी तरह से लूज़ कर दिया तो फिर उसके अंदर मॉइस्चर रिटेंशन कैपेसिटी लगभग हमेशा के लिए ख़त्म हो जाती है। इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इसीलिए डेजर्टिफिकेशन को हमें रोकना है, किसी भी ज़मीन को बंजर होने से रोकना है, डेजर्ट बनने से रोकना है। यही गोल है इस कन्वेंशन का, क्योंकि एक बार डेजर्ट बन गया तो फिर उसको रिवर्स कर पाना थोड़ा कठिन है। तो ये जो कन्वेंशन था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन, ये इसको भी हम ट्रेस कर सकते हैं फ्रॉम अर्थ समिट ऑफ 1992। It is the first and in fact the only internationally legally binding framework to set up and address the problem of desertification। जो 1992 में यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट हुआ था, जिसको शॉर्ट में हम लोग अर्थ समिट कहते हैं, इसमें एक इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट साइन हुआ था, एजेंडा 21। एजेंडा 21, ये 21 नाम आया है 21st सेंचुरी से, कि 21st सेंचुरी में क्या क्या हमारे टारगेट्स होने चाहिए। तो एजेंडा 21 में एक इम्पॉर्टेंट एजेंडा था यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन। और यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन प्रपोज किया गया 1992 में इन दिस अर्थ समिट, बट इट केम इनटू एग्जिस्टेंस इन 1994 ऑन 17 जून, क्योंकि इसके लिए एक रेजोल्यूशन रखा गया। फिर इस रेजोल्यूशन को दुनिया भर के 50 देशों ने साइन किया, उसके बाद इट केम इनटू एग्जिस्टेंस। और इसीलिए जो 17 जून है, इसको हम लोग वर्ल्ड डे ऑफ कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन नाम से भी जानते हैं। अब एक करंट न्यूज़ क्या है, जैसे यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज में कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ होती हैं हर साल, वैसे ही यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन की भी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी होती है, लेकिन 2 साल में एक बार। तो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर
15 ऑफ यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन 2022 की कराई गई है इन कोट डे आइवोरी, दैट इज़ इन वेस्टर्न अफ्रीका। तो यहाँ पे है कोट डे आइवोरी कंट्री, उसके कैपिटल में, ये कैपिटल इज़ अबिजान, वहाँ पे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टी नंबर 15 कराई गई है। और ये जो 2022 में UNCCD का COP नंबर 15 है, इसका थीम है लैंड लाइफ लीगेसी फ्रॉम स्कैरसिटी टू प्रॉस्पेरिटी। याद रखना, कभी कभार थीम भी वो पूछ लेते हैं। उसके अलावा इसमें तो भारत सरकार की तरफ से हमारे एनवायरनमेंट मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। उसके अलावा सदगुरु, आपने इनका नाम जरूर सुन रखा होगा, फाउंडर ऑफ ईसा फाउंडेशन, ही ऑल्सो पार्टिसिपेटेड एंड ही टॉक्ड अबाउट हिज कैंपेन सेव द सॉइल कैंपेन। तो सेव द सॉइल कैंपेन इतना ज़्यादा न्यूज़ में आ रहा है कि हो सकता है, मुझे लगता है अलग से वो पीटी में आपसे सवाल पूछ लें कि सेव द सॉइल कैंपेन किससे रिलेटेड है, किसने स्टार्ट किया है। 4 ऑप्शन दे सकते हैं, सदगुरु, बाबा रामदेव टाइप, इस तरह का कुछ नाम दे सकते हैं, तो ध्यान रखना। इस टॉपिक पे यूपीएससी ने यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन कॉम्बैटिंग डेजर्टिफिकेशन पे 2016 में इसमें कॉन्फ्रेंस हुआ था, फिर 18 में हुआ, फिर 20 में हुआ, फिर 22 में हुआ, तो हर 2 साल पे होता है। 16 में हुआ था, उसके बाद यूपीएससी ने एक पीटी में सवाल पूछ लिया था। ये सवाल आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए मैंने कुछ हिंट्स दे रखा है, इसके मदद से आप इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से अटेम्प्ट कर सकते हैं। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट नेशनल टेक्नोलॉजी डे एंड दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। तो देखो, कल का जो बीता हुआ दिन है, वहाँ पे आप ये आर्टिकल देखो, नेशनल टेक्नोलॉजी डे सेलिब्रेटेड। तो कल का जो बीता हुआ दिन है 11 मई, इसको हमारे देश में नेशनल टेक्नोलॉजी डे की तरह मनाया जाता है और उसी कॉन्टेक्स्ट में आर्टिकल आया है। और ये जो 11 मई का दिन है, इसको नेशनल टेक्नोलॉजी डे की तरह से डिक्लेयर किया था हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर लेट अटल बिहारी वाजपेयी जी ने। तो क्या है सिग्निफिकेंस 11 मई का, वो भी ज़रा समझते हैं। इसी दिन 11 मई के दिन ही 1998 में ऑपरेशन शक्ति कराया गया था पोखरन एरिया में, जिसके बाद इंडिया डिक्लेयर्ड इटसेल्फ एज ए न्यूक्लियर वेपन स्टेट। आपको याद होगा वो मूवी थी जॉन अब्राहम की, शायद से परमाणु या पोखरन नाम था, ऐसा ही कुछ नाम था। इसी ऑपरेशन शक्ति पे ही बेस्ड था वो 1998 में पोखरन न्यूक्लियर टेस्ट, जिसके बाद इंडिया एक न्यूक्लियर वेपन स्टेट बन गया। और ये दिन, ये टेस्टिंग कराई गई थी फाइनली 11 मई को, और इसी कारण से इस दिन का काफ़ी इंपॉर्टेंस है या सिग्निफिकेंस है हमारी देश की हिस्ट्री में। और इस कारण से 11 मई को फिर हमने नेशनल टेक्नोलॉजी डे की तरह डिक्लेयर कर दिया, हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने डिक्लेयर कर दिया। अब जब न्यूक्लियर प्रोग्राम की बात ही चल रही है, न्यूक्लियर इंडिया बिकमिंग न्यूक्लियर वेपन स्टेट की बात ही चल रही है, तो थोड़ा देख लेते हैं कि देखो, ये जो पोखरन में हमने एक्सपेरिमेंट किया था 11 मई 1998 को, इसके पहले भी 1974 में हमने पोखरन में एक न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया था जिसका नाम था ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। लेकिन ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा, जिसको हम लोग पोखरन 1 कहते हैं 1974 का, और ये ऑपरेशन शक्ति जिसको हम लोग पोखरन 2 कहते हैं 1998 का, इसमें एक मेन अंतर ये है कि 1974 ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा करने के बाद इंडिया ने अपने आप को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर तो किया, लेकिन उसने कहा कि ये जो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम लोग बस सिविलियन पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। सिविलियन पर्पस मतलब पावर जनरेशन के लिए या मेडिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे, इससे कम कोई हम वेपन नहीं बनाएंगे। तो ऐसा इंडिया ने क्यों किया, इसके पीछे भी कारण जरा समझते हैं। देखो, आज़ादी के बाद से ही जवाहरलाल नेहरू जो हमारे पहले प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पॉलिसी अपनाई थी कि न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी हम लोग सिर्फ और सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए इस्तेमाल करेंगे। तो इसी पॉलिसी से गाइडेड होकर के 1974 में हमने न्यूक्लियर एक्सप्लोजन किया। लेकिन न्यूक्लियर एक्सप्लोजन हमने क्यों किया, उसकी भी एक हिस्ट्री है। हमने पॉलिसी अपनाई कि हम जो भी अगर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी डेवलप करेंगे तो सिर्फ सिविलियन पर्पस के लिए डेवलप करेंगे, और इसके लिए डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा साहब की मदद से बार्क, भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर, वो सब इस्टेब्लिश किया गया। तो सिविलियन पर्पस से ही या पावर जनरेशन के पर्पस से ही इंडिया जो है न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को एक्सप्लोर कर रहा था। लेकिन फिर 1962 में इंडिया और चाइना के बीच में लड़ाई हुई, और उस केस में इंडिया को थोड़े बहुत रिवर्सेस झेलने पड़े थे। उसके बाद से इंडिया के अंदर डिमांड उठनी शुरू हो गई कि इंडिया को अपना मिलिट्री पावर स्ट्रेंथन करना चाहिए, इंडिया को न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना चाहिए। लेकिन इंडिया ने फिर भी उस डायरेक्शन में काम किया नहीं। लेकिन ये डिमांड और ज़्यादा स्ट्रांग हो गया जब 1966 में चाइना ने न्यूक्लियर वेपन डेवलप कर लिया। इंडिया में ये डिमांड और ज़्यादा स्ट्रांग हुआ कि भाई अब तो हमें न्यूक्लियर वेपन डेवलप करना ही चाहिए। तो इसी के बाद
आउट ऑफ द वल्नरेबिलिटी कि चाइना इटसेल्फ हैज डेवलप्ड न्यूक्लियर वेपन, और इस तरह की भी खबरें आ रही थी कि चाइना इज हेल्पिंग पाकिस्तान टू हैव न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी। तो अब पाकिस्तान और चाइना दोनों के पास न्यूक्लियर वेपन होगा, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को, तो इंडिया के लिए तो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट है। सो गाइडेड बाय दिस थ्रेट इंडिया वेंट फॉर ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा इन 1974, जिसको पोखरण 1 कहते हैं। लेकिन इसके बाद भी हमने पूरे दुनिया भर के सामने यही कहा कि हम इस न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बस सिविलियन पर्पस के लिए करेंगे, क्योंकि हमें पता था कि पूरी दुनिया की कंट्रीज जो हैं ये हमारे ऊपर कई तरह के इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा सकते हैं, जिसका हमारी इकोनॉमी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है। और इकोनॉमिक सैंक्शंस के पीछे मुख्य कारण था 1968 में लाया गया एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, NPT। 1966 में चाइना ने जैसे ही डेवलप किया न्यूक्लियर वेपन, तो इसके साथ ही जो P5 कंट्रीज़ थे, UNSC के P5 कंट्री, सब के पास न्यूक्लियर वेपन की टेक्नोलॉजी आ गई। और उसके बाद इन्होंने बहुत चतुराई से 1968 में कानून बना दिया NPT, जिसमें इन्होंने कहा कि बस जिन कंट्रीज़ के पास अभी तक न्यूक्लियर वेपन या टेक्नोलॉजी है बस वही रख सकते हैं न्यूक्लियर वेपन एंड टेक्नोलॉजी, नो अदर कंट्रीज़ कैन हैव न्यूक्लियर वेपन एंड टेक्नोलॉजी, यानी कि देयर शुड बी नो फर्दर प्रोलिफरेशन ऑफ न्यूक्लियर वेपन एंड टेक्नोलॉजी। तो दूसरे शब्दों में बस ये 5 कंट्री, P5 कंट्रीज ऑफ UNSC कैन हैव न्यूक्लियर वेपन एंड टेक्नोलॉजी। नेचुरली इंडिया ऑब्जेक्टेड अगेंस्ट दिस, मैनी अदर कंट्रीज लाइक इजराइल एंड अदर्स ऑल्सो ऑब्जेक्टेड, क्लेमिंग कि दिस पर्टिकुलर अग्रीमेंट NPT इज़ डिस्क्रिमिनेटरी। या तो आपको डिसआर्मामेंट करना है तो पूरी तरह से कीजिए, ये किस तरह का कानून है, ये 5 देश रख सकते हैं बाकी नहीं रख सकते। तो NPT तो आ चुका था 1968 में, और इसीलिए जब 1974 में इंडिया ने जब एक्सपेरिमेंट किया तो इंडिया डिड नॉट गो टू दिस स्टेज की से कि अब मैं इस टेक्नोलॉजी की मदद से न्यूक्लियर वेपन भी बनाऊंगा, क्योंकि फिर इंडिया को पता था कि इसके बाद कई सारे इकोनॉमिक सैंक्शंस भी लग सकते हैं। लेकिन बाय द टाइम ऑफ 1998 इंडिया हैड बिकम मच बोल्ड, हमारी इकोनॉमी भी धीरे धीरे इंप्रूव हो रही थी, स्पेशली आफ्टर LPG रिफॉर्म्स ऑफ 1991। तो जब हमने दूसरी बार इस तरह का एक्सपेरिमेंट किया जिसको नाम दिया गया ऑपरेशन शक्ति या पोखरण 2, उसके बाद हमने इस टेक्नोलॉजी को कहा कि अब इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हम लोग न्यूक्लियर वेपन बनाने में भी करेंगे। तो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा या पोखरण 1 एंड ऑपरेशन शक्ति या पोखरण 2. It was a useful nuclear technology. India confirmed that the nuclear technology will be used only for civilian purpose, जबकि it was for military nuclear technology, and India confirmed that it may be used for developing military weapons as well. लेकिन मिलिट्री वेपन बनाने के बाद भी इंडिया को प्रोजेक्ट करना था अपने आप को एज ए रेस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर, और इसलिए इंडिया अपना न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन लेकर के आया. और इंडिया का न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन कहता है नो फर्स्ट यूज़, यानी कि हम सबसे पहले किसी के ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं करेंगे तब तक जब तक हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल नहीं होता है. तो कोई देश हमारे ऊपर न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करेगा तभी हम न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करेंगे. दैट इज़ द मीनिंग ऑफ नो फर्स्ट यूज. दैट सिंपली टेल्स कि वी आर ए रिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर. हमने किसी को थ्रेटन करने के लिए न्यूक्लियर वेपन डेवलप नहीं किया है, हमने अपने आप को डिफेंड करने के लिए न्यूक्लियर वेपन डेवलप किया है. मैसिव रिटेलिएशन, तो पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, लेकिन अगर हमारे ऊपर कोई न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल करता है तो फिर छोड़ेंगे भी नहीं. जितना न्यूक्लियर पावर है सबका इस्तेमाल करेंगे, मैसिव तरीके से रिटेलिएट करेंगे. एंड नो यूज अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट. तो अगर कोई ऐसा देश है जिसके पास न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी है ही नहीं, न्यूक्लियर वेपन है ही नहीं, तो उसके खिलाफ हम कभी भी इस्तेमाल नहीं करेंगे. यानी कि ऐसे देशों को हमसे डरने की ज़रूरत है नहीं. तो कई सारे ऐसे देश हैं इंडिया के अलावा जिनकी नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है. उसमें से चाइना भी है और नॉर्थ कोरिया भी है. चाइना का जो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी है दैट कम्स विथ अ कंडीशन. चाइना का कहना है कि in general follows no first use policy, but if any country like US and others enter into any agreement with Taiwan, then in that case China may use nuclear weapon against US. बाकी ऐसे कई सारे देश जिनके पास न्यूक्लियर वेपन है जैसे US, रसिया, UK, पाकिस्तान, इजराइल एंड फ्रांस, दे डू नॉट फॉलो नो फर्स्ट यूज पॉलिसी. इस टॉपिक के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन हमने आपको दे रखा है. प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट 1 year ऑफ प्रोग्रेस रिपोर्ट ऑफ करंट गवर्नमेंट इन असम. दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस GS पेपर 5 असम इश्यूज पॉइंट ऑफ व्यू. तो मौजूदा जो हमारी सरकार है हेडेड बाय चीफ मिनिस्टर हिमंता बिस्वा शर्मा साहब, इनके 1 साल पूरे हो गए हैं. 10 मई 2021 को ये सरकार ने शपथ ग्रहण किया था. तो 1 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड निकल के आया है कि 1 साल में क्या क्या काम किए गए हैं. तो इस पर कई सारे पॉइंट्स हम उठा सकते हैं. पीटी से पहले एक बार रिवाइज कर लेना, और मेन से पहले खासकर ये जितने भी पॉइंट्स दिए गए हैं मेन से पहले कुछ इसमें से हम पॉइंट्स उठा सकते हैं जो हम अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल कर सकते हैं. सबसे पहले देखते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने असम के लिए क्या कहा है. एज इट इज़ ये कोट अगर मेंस में लिखोगे तो नंबर मिलेंगे. असम इज़ नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट कल्चर एंड टैलेंटेड पीपल पावर्ड बाई अ कलेक्टिव स्पिरिट. असम इज स्केलिंग न्यू हाइट्स ऑफ प्रोग्रेस इन वेरियस sectors.
द गुड गवर्नेंस इनिशिएटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट हैज़ पॉजिटिवली इम्पैक्टेड सेवरल लाइव्स। तो खासकर जो एसए आ रहा है एपीएससी में, जो उसमें असम स्पेसिफिक एसेस पूछे जा रहे हैं सेक्शन बी में, तो कहीं ना कहीं उसमें आप ऐसे में भी ये स्टेटमेंट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनफैक्ट ओपनिंग लाइन की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं कि एज़ पर आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी, असम इज़ नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट कल्चर। उसके अलावा कई सारे और इनिशिएटिव्स पिछले एक साल में लिए गए हैं जो यहाँ पे पॉइंट फॉर्मेट में दिए गए हैं। एक बार इसको देख लेना, मैं इसको मैगजीन में तो दिलवा ही दूंगा इस इमेज को। जैसे एम्पावरिंग 1 लाख यूथ, उसके लिए यूथ कमीशन बनाया गया है। ग्रेड 3 ग्रेड 4 के लिए एक रिक्रूटमेंट कमीशन बनाया गया है। लगभग 23,000 अपॉइंटमेंट लेटर्स निकाले जा चुके हैं और भी कई सारी वैकेंसी आ रही है। आपको पता होगा कि अब लगभग 40 ऐसे अलग अलग तरह के पोस्ट होंगे जिसके लिए वैकेंसी निकलेगी अगली सीसीई वाली। एपीएससी का जो अगला एग्ज़ाम होने वाला है उसमें लगभग 40 पोस्ट्स होंगे, क्योंकि ग्रेड 1 और ग्रेड 2 को मिला करके अगला एग्ज़ाम होना है। जितने भी ग्रेड 1 और ग्रेड 2 के एग्ज़ाम कराता है एपीएससी नॉन टेक्निकल, उन सबका एग्ज़ाम अब एपीएससी सीसीई के अंतर्गत ही आएगा। तो 11 पोस्ट थे तब तो 330 सीटें थीं, तो 40 पोस्ट हैं तो आप मान सकते हैं कि 1000 सीटें आएंगी अगला जो एपीएससी सीसीई एग्ज़ाम होगा उसका। एंड ऑफ इंसर्जेंसी को ख़त्म करने के लिए कई सारे स्टेप्स लिए गए और इसी कारण से अब देखिए कई सारे एरियाज़ में लॉ एंड ऑर्डर रिस्टोर हो चुका है। 60% एरियाज से हाल फिलहाल में आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट को रिमूव किया गया। नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के साथ हार्मनी डेवलप करने की कोशिश की जा रही है। मेघालय और अरुणाचल इन सबके साथ बॉर्डर डिस्प्यूट्स को रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है। रिलीफ टू वुमेन माइक्रो फाइनेंस बोरोवर्स, उसके लिए माइक्रो फाइनेंस इंसेंटिव रिलीफ स्कीम लाया गया, इसको मैं अलग से करा चुका हूँ। 24/7 क्वालिटी पावर लाने की कोशिश की जा रही है एंड फॉर दैट APDCL एंड AEGCL आर बीइंग कम्प्लीटली रिवैम्प्ड। GSDP को बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। डिस्पाइट कोविड, असम रिकॉर्डेड एन इम्प्रेसिव 13.89% ऑफ ईयर ऑन ईयर ग्रोथ रेट GSDP इन द ईयर 2021-22 विच इज़ क्वाइट इम्प्रेसिव। जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट क्राइम, तो क्राइम रेट हैज़ फॉलन डाउन ड्रास्टिकली फ्रॉम 384 टू 2022। फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। हीलिंग टच यानी कि जो हेल्थ सेक्टर उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है। एम्स बनाया जा रहा है एंड ऑल। डिजिटलाइजेशन को स्ट्रेंथन किया जा रहा है। तो वेलफेयर फॉर द टी ट्राइब्स एंड ऑल। तो ये सारा जो भी इनिशिएटिव है, ये इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि नहीं समझ आएगा आपको। मैं ये जो पेज है इसको मैगजीन में अच्छे से दिलवा दूंगा। मेंस से पहले इसमें से कुछ पॉइंट्स हम लोग निकाल लेंगे क्योंकि ये हमें मेंस में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। द नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट गुणोत्सव 2022 which has been launched in Assam. So CM launches Gunotsav. This topic is important again from our syllabus GS paper 5 Assam issues point of view. क्या है गुणोत्सव, देखते हैं पहले। देखो, गुणोत्सव इज़ ए स्कूल इवेल्युएशन इनिशिएटिव। तो हमारे स्कूल्स में, आसाम के अंदर स्कूल्स में कैसी पढ़ाई हो रही है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इवेल्युएट करने के लिए एक इनिशिएटिव 2017 में लाया गया था, जब हिमंता बिश्व शर्मा साहब एजुकेशन मिनिस्टर थे, कि गुणोत्सव, जिससे स्कूल्स के क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को जज किया जाएगा, गेज किया जाएगा। ये जो गुणोत्सव इनिशिएटिव है, इट हैज़ बीन टेकन फ्रॉम गुजरात मॉडल। गुजरात के अंदर गुणोत्सव ऑलरेडी कराया जाता है स्कूल की क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को मेजर करने के लिए, तो उसी को फिर आसाम के अंदर इसी नाम से इम्प्लीमेंट किया गया है। 2017 से ये चल रहा है। इस गुणोत्सव के अंदर मिनिस्टर्स हों, MLAs हों, IAS, IPS या सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, दे गो टू द स्कूल एज एक्सटर्नल इवैल्यूएटर्स टू इवैल्यूएट द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन इन स्कूल्स। करंट न्यूज़ ये है कि गुणोत्सव 2022 का लॉन्च कर दिया गया है। अगर 2022 के गुणोत्सव को देखा जाए तो इसका मेन गोल है कि जो हमारे स्कूल गोइंग स्टूडेंट्स हैं, लगभग 40 लाख स्कूल गोइंग चिल्ड्रन हैं क्लास 8 तक, इनके पढ़ाई पे कोविड-19 का कितना ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ा है उसको एसेस करना। तो दैट इज़ द पर्पस ऑफ गुणोत्सव 2022। कल जो हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं। द सौभाग्य स्कीम से रिलेटेड ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। नेम ऑफ द साइक्लोन असानी हैज़ कम फ्रॉम श्रीलंका, सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी। दैट्स ऑल।